नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय जिस रफ्तार से अमरावती शहर के कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है और हिंदू मोक्षधाम में ऐसे मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार हेतु जगह और साधन कम पड़ने लगे हैं, उसे देखते हुए हिंदू मोक्षधाम में गैस शवदाहिनी का तीसरा संयंत्र लगाने के लिए अमरावती महानगर पालिका द्वारा 50 लाख रुपए की निधि दी जाएगी। इस आशय का प्रस्ताव को मनपा की आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। इस विषय को लेकर खुद निगमायुक्त प्रशांत रोडे द्वारा आम सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मौजूदा वक्त की जरूरत और गंभीरता को समझते हुए आम सभा ने सर्वसम्मति से अपनी मंजूरी प्रदान की। साथ ही इस समय शहर की शंकरनगर स्मशान भूमि व विलासनगर स्मशान भूमि में भी 3 नई गैस शवदाहिनी स्थापित करने और इन दोनों स्मशान भूमियों में तत्काल प्रभाव से कोविड संक्रमण की वजह से मृत हुए मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर चर्चा भी की गई। वहीं इस आम सभा में पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले द्वारा वाल्मीकि समाज हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आरक्षित पदों पर वाल्मीकि समाज के 70 युवाओं को नियुक्ति देने का मसला उठाया गया, जिसे आम सभा में मंजूर और कायम करते हुए इसे प्रशासकीय प्रस्ताव के रूप में राज्य सरकार के पास मंजूरी हेतु भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस समय मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत ने पार्षदों को 25-25 लाख रुपए की स्वेच्छा व वार्ड विकास निधि दिए जाने को लेकर विगत आम सभा और बजट में की गई घोषणा का मसला उठाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष द्वारा केवल निधि दिए जाने की ही घोषणा की गई और अब तक निधि दिए जाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। गत रोज शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू ने शहर में वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड की सुविधा रहने वाले अधिक से अधिक निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल के तौर पर शुरू करने के संदर्भ में अनुमति दिए जाने की मांग प्रशासन से की थी। इस मांग का पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे सहित कांग्रेस शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले तथा पूर्व महापौर व मनपा के स्वीकृत सदस्य मिलिंद चिमोटे द्वारा समर्थन किया गया है। डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू द्वारा रखी गई भूमिका का पूरी तरह से समर्थन करते हुए पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि जिस समय अमरावती शहर में कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती होने के लिए बेड नहीं मिल रहे, उस समय डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू व उनके ग्रुप द्वारा खुद होकर सेवा कार्य की भावना से आगे आकर अपने अस्पतालों में कोविड अस्पताल शुरू करने की पेशकश की गई है। यह अपने आप में बेहद अभिनंदन करने लायक बात है। अतः जिलाधीश व मनपा आयुक्त ने इस प्रस्ताव को मंजूर करना चाहिए। साथ ही शहर के अन्य डॉक्टरों ने भी इससे प्रेरणा लेते हुए अपने अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु बेड उपलब्ध कराना चाहिए। डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू द्वारा की गई पेशकश को राज्य सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है, ऐसी जानकारी देते हुए पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि यदि इस काम में डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू व उनके ग्रुप को किसी भी तरह के सहयोग की जरूरत पड़ती है तो वे खुद अपने स्तर पर हर संभव सहयोग करने हेतु तैयार हैं। वहीं डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू द्वारा की गई मांग से सहमति दर्शाते हुए पार्षद बबलू शेखावत, विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए व चर्चा करते हुए कहा कि इन दिनों अमरावती शहर से जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और स्वास्थ्य सेवाएं व सुविधाएं कम पड़ने लगी हैं। ऐसे में मरीजों को काफी असुविधाओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः लोगों को इलाज की समुचित सुविधाएं उपलब्ध हों, इस बात के मद्देनजर शहर के अधिक से अधिक निजी कोविड अस्पतालों को कोविड अस्पताल के तौर पर रूपांतरित करने की अनुमति दी जाए। डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू के साथ ही डॉक्टर अजय डफले, डॉक्टर अद्वैत महल्ले, डॉक्टर सुभाष पाटनकर व डॉक्टर राजेंद्र ढोरे ने अपने अपने अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों को इलाज हेतु भर्ती करने की तैयारी दर्शाई है। इन पांचों डॉक्टरों के पास कुल 15 वेंटिलेटर की व्यवस्था उपलब्ध है और इनके अस्पतालों में आईसीयू सहित चिकित्सा की अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। ऐसे में इन डॉक्टरों ने निगमायुक्त प्रशांत रोडे को पांचों अस्पतालों में संयुक्त रूप से 50 कोविड बेड उपलब्ध कराने की अनुमति देने हेतु निवेदन सौंपा है और निगमायुक्त रोडे ने भी पांचों डॉक्टरों से बेहद सकारात्मक चर्चा की है। अतः उम्मीद है कि शहर में जल्द ही कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 50 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था उपलब्ध होगी। आदिवासी बहुल मेलघाट के दुर्गम गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन के कामों को गति दी जाए, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को भी अद्ययावत किया जाए। इस आशय के निर्देश जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने मेलघाट के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए। साथ ही कहा कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही न करते हुए नागरिकों को परिपूर्ण सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने विगत 2 दिनों तक लगातार मेलघाट के दुर्गम गाँवों का दौरा करते हुए वहाँ चल रहे विकास कामों एवं उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने विभिन्न गांवों के नागरिकों से संवाद साधते हुए उनकी समस्याएं जानी और समस्याओं को हल करने का निर्देश प्रशासन को दिया। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मंडल को राज्य के पणन मंत्रालय द्वारा 6 माह के लिए समयावधि दी गई है। फिलहाल जारी कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सहकारिता व पणन विभाग द्वारा संचालक मंडल के चुनाव को 6 माह हेतु आगे टालने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अमरावती फसल मंडी के संचालक मंडल को लगातार दूसरी बार 6 माह की समयावधि मिली है। फसल मंडी के चुनाव
आगामी 31 अगस्त तक आगे टाल दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनावी कार्यक्रम आखिरकार कल राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा घोषित किया गया। हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते 21 अगस्त तक किसी भी प्रकार के चुनाव नहीं लेने के निर्देश दिए हैं, किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिला बैंक पर प्रशासक नियुक्त करने के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए यह चुनावी कार्यक्रम घोषित किया गया है। किंतु इस बार अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव 25 की बजाय 21 संचालकों के लिए ही होगा, जिसके लिए बैंक के संविधान में आवश्यक संशोधन किया गया है। वाहन चलाने के लिए आवश्यक लर्निंग लाइसेंस के लिए अब लोगों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि चालकों के लिए घर बैठे लर्निंग लाइसेंस निकालने की सुविधा मई माह से शुरू हो रही है। इस संदर्भ में परिवहन विभाग द्वारा अपने सॉफ्टवेयर की अंतिम टेस्ट शुरू है। मंगलवार 20 अप्रैल को जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमितों की संख्या में उछाल देखा गया, जब मंगलवार को 700 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 57,865 पर जा पहुंची। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 15 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 11 स्थानीय व 4 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 804 पर जा पहुंची है। वहीं बाहरी जिलों के मृतकों की संख्या को जोड़कर यह आंकड़ा 883 पर पहुंच गया है। इसके अलावा मंगलवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 398 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 51,228 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,883 है, जिसमें से 1,722 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1,136 व ग्रामीण क्षेत्रों में 2,975 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहा है और ग्रामीण इलाकों में दिनों दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले कोविड संक्रमितों की मौतें भी हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल 22,323 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 358 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को भी अमरावती जिले में जिन 11 संक्रमितों की मौत हुई, उनमें 7 संक्रमित मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखते हैं। साथ ही इस समय कुल 5,833 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में से 3,651 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से ही हैं। इस समय जहां चारों ओर कोविड संक्रमण का कहर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और धामनगांव रेलवे तहसील में भी कुछ क्षेत्र हॉटस्पॉट साबित हुए हैं, वहीं धामनगांव रेलवे तहसील के 9 गांव ऐसे भी हैं जहां पर अब तक कोरोना की एंट्री नहीं हुई है। इन 9 गांवों की ग्राम पंचायतों के प्रशासन द्वारा कोविड नियंत्रण समिति एवं सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की वजह से कोरोना का संक्रमण इन गाँवों की दहलीज तक नहीं पहुँच पाया है। इन गाँवों में रायपुर कासरखेड़ा, नागापुर, महिमापुर, तुलजापुर, बरहानपुर, सोनोरा काकड़े, वसाल, शिदोड़ी व शाहदापुर ग्राम पंचायत क्षेत्र का समावेश है। नागपुर हाईवे पर राहटगांव टी पॉइंट के पास मंगलवार की सुबह 6 बजे पुणे से नागपुर की ओर जा रही हमसफर कंपनी की लग्जरी बस और मोर्शी से अमरावती की ओर आ रहे टाटा पिकअप वाहन के बीच आमने सामने भिड़ंत हुई। यह हादसा इतना भीषण था कि पिकअप वैन के क्लीनर सहित इस वैन में लदे 12 जानवरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस व वैन के चालक बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत क्लीनर की शिनाख्त लालखड़ी परिसर निवासी 25 वर्षीय नासिर अहमद शेख निसार के रूप में हुई है। वहीं पिकअप वैन के ड्राइवर संगम दीपक राव मोड, लग्जरी बस के चालक सलीम खान अकबर खान को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का शिकार हुई हमसफर कंपनी की इस लग्जरी बस में हादसे के वक्त नागपुर जाने हेतु कुल 5 यात्री सवार थे, जिन्हें सौभाग्य से इस हादसे में किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन सभी यात्रियों का ढाढ़स बंधाते हुए उन्हें दूसरे वाहन से नागपुर रवाना करने की व्यवस्था की। विगत 9 अप्रैल से आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई और इसके साथ ही पुलिस ने आईपीएल सट्टा चलाने वाले बुकियों के साथ सट्टा खेलने वाले सटोरियों पर अपनी नजरें गड़ा दी। ऐसे ही 2 स्थानों पर छापा मारकर पुलिस ने आईपीएल सट्टे के मामलों का भंडाफोड़ किया। अब तक 5 फंडोरों सहित वाशिम में रहने वाले मुख्य बुकी व मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। वाशिम से धरे गए दिलीप शंकरलाल हेडा नामक मुख्य बुकी का वास्ता एक रसूखदार राजनीतिक घराने से बताया जाता है। साथ ही रविनगर में आईपीएल सट्टा चलाने के मामले में पुलिस को सचिन चांडक व संस्कार वर्मा नामक 2 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश है, जो इस समय फरार है। विगत दिनों रविनगर परिसर में चल रहे आईपीएल सट्टे पर छापा मारकर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही गत रोज एक अन्य स्थान पर भी छापा मारकर वहां चल रहे आईपीएल सट्टे को उजागर किया और वाशिम जिला निवासी 4 लोगों को आईपीएल मैच के दौरान मोबाइल फोन के जरिए सट्टेबाजी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद उनके मुख्य मास्टरमाइंड दिलीप शंकरलाल हेडा को क्राइम ब्रांच ने वाशिम जाकर अपनी हिरासत में लिया। शहरवासियों को जल किल्लत का सामना न करना पड़े और उन्हें नियमित तौर पर
पेयजल हेतु स्वच्छ व शुद्ध पानी उपलब्ध हो। इस विषय को लेकर बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि कर्तव्य में कोताही करने वाले कर्मचारियों व ठेकेदारों को कतई माफ नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही विधायक रवि राणा ने भूमिगत गटर योजना अंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा जिन रास्तों की खुदाई की गई है उन सभी रास्तों को तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया है। जीवन प्राधिकरण के कार्यालय में पेयजल आपूर्ति को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक में विधायक रवि राणा ने कहा कि उन्होंने विधायक के तौर पर सरकार से जलापूर्ति हेतु करोड़ों रुपए की निधि उपलब्ध कराई है। साथ ही 25 लाख लीटर की नए जल कुंभ जगह जगह पर स्थापित किए हैं। यदि इतना करने के बाद भी नागरिकों को नियमित जलापूर्ति नहीं होती है तो फिर इन जल कुंभों और विकास कामों का क्या उपयोग है। इस समय कोविड संक्रमण की तीसरी लहर चल रही है और समूचे देश में लॉकडाउन लगाए जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले कई लोगों ने अपने आरक्षित टिकट रद्द करने शुरू किए हैं। अमरावती रेलवे स्टेशन पर ही विगत 3-4 दिनों से रोजाना 125 से 150 आरक्षित टिकट रद्द हो रहे हैं और यात्रियों को रोजाना करीब 1.5 लाख रुपए का कैश रिटर्न रेल महकमे को करना पड़ रहा है। इस समय कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से लोग बाग रेलगाड़ियों से यात्रा करना टाल रहे हैं और रेलगाड़ियों में यात्रियों की भीड़ बेहद कम है। ऐसे में कभी हमेशा भीड़भाड़ से भरे रहने वाले अमरावती, नया अमरावती व बडनेरा रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से सुनसान व निर्मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों स्थानीय यात्री रेलगाड़ियों से बाहर गाँव जाना टाल रहे हैं। वहीं बाहर गाँव से आने वाली रेलगाड़ियों से बडनेरा रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की संख्या भी बेहद कम है और बडनेरा से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के अधिकांश डिब्बे लगभग खाली दिखाई देते हैं। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा समिति के माध्यम से जिले भर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। किंतु विगत 1.5 वर्ष से पूरा देश कोविड महामारी की चपेट में आने से लॉकडाउन जैसे हालात हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करते हुए इस वर्ष शोभा यात्रा व धार्मिक कार्यक्रम जैसे आयोजन रद्द कर दिए गए हैं और सभी से अपने घरों में ही दीप जलाकर व झंडा फहराकर रामनवमी उत्सव मनाने की अपील विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व श्रीराम नवमी शोभा यात्रा उत्सव समिति द्वारा की गई है। खरीफ मौसम के बीज, खाद व कीटनाशकों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग की ओर से जिला स्तर पर 1 एवं तहसील स्तर पर 14 इस तरह कुल 15 उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। साथ ही जिला स्तर पर किसानों की समस्याओं का निवारण करने के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गई है। MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा MIDC में स्थित सभी उद्योगों के संचालकों और यहां पर काम करने वाले कामगारों हेतु मंगलवार 20 अप्रैल को कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर का उद्घाटन जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा किया गया। MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर तथा सचिव आशीष सावजी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। लसीकरणाचा आणि कोविड टेस्टिंगचा आयोजित केला आहे। या कॅम्पला जर रिस्पॉन्स मिळाला तर आम्ही हा कंटिन्यू करणार आहोत असं आम्ही सांगितलेलं आहे आणि आज गर्दी लक्षात घेता आतापर्यंत 200-300च्या वर लोक येऊन गेले आणि प्रत्येक कारखान्यातले वर्कर जर काढले तर अमरावती MIDCमध्ये 4000 वर्कर आहेत। आमच्या बाजूला मायानगर, कुमारवाडा, गोपाळनगर, निंबोरा, जेवड, यशोदानगर, जुनी वस्ती, बडनेरा ही सगळी कामगार वस्ती आहे। इथल्या सगळ्या लोकांनाही हे करतो म्हटलं तर एक साधारणतः 10,000 लोकांपर्यंत हे जाईल। आम्हाला कलेक्टर साहेबांनी आश्वासन दिलं आहे की तुम्ही 400, 500, 1000पर्यंत आम्ही द्यायला तयार आहोत डोजेस तुम्ही करा आणि आम्ही हे करायला तयार आहोत। त्यासाठी लागणारा खर्च म्हणजे टीम सरकार देते आहे, डोस सरकार देते आहे, बाकीचा सगळा खर्च आणि व्यवस्था MIDC असोसिएशन करेल। आज कलेक्टर साहेब आले होते सुरुवात करायसाठी तर कलेक्टर साहेबांनी असं प्रपोजल दिलं की ऑक्सिजन प्लांट जर का तुम्ही इमर्जन्सीत लावत असाल तर खूपच चांगला आहे। 2 टाईपचे प्रपोजल आहेत। एक व्यावसायिकदृष्ट्या लावण्याचा प्रपोजल आहे की उद्योजकांनी लावावा आणि नंतर त्यांनी व्यावसायिक वापर करावा स्वतःच्या जागेवर, आणि दुसरा MIDC असोसिएशन अमरावती, त्यानंतर जे गारमेंट मॅन्युफॅक्चरर आहेत ते, टेक्स्टाईल मॅन्युफॅक्चरर यांनी एकत्रित बसून एक डोनेशन आणि रक्कम एकत्र करून सुपर स्पेशालिटीमध्ये एक प्लॅन्ट चालू करावा आणि जो डोनेशनच्या स्वरूपात असेल अशा 2 प्रकारचे प्रपोजल त्यांनी दिले आहे। कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा पुराना कॉटन मार्केट परिसर में संचालित की जाने वाली थोक सब्जी व फल मंडी में व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं, यहां पर काम करने वाले कामगारों और खरीदी हेतु आने वाले फुटकर व्यवसायियों की कोविड टेस्ट करने हेतु मंडी समिति व मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कोविड जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों लोगों की कोविड जांच की गई। आपल्या कुटुंबापर्यंत हा कोरोना घेऊन जाणार आहे, त्यामुळे आपण याचं संरक्षण स्वतःच करायचं आहे। मास्कचा वापर करा आणि सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा।
राज्य सरकार द्वारा ब्रेक द चेन के तहत लागू की गई संचारबंदी के दौरान गरीब व जरूरतमंद राशन कार्ड धारकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु 1 माह का राशन निःशुल्क दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके तहत मंगलवार 20 अप्रैल से प्राथमिकता समूह के लाभार्थियों को 1 माह का राशन निःशुल्क वितरित करना शुरू किया गया है। साथ ही जिन लाभार्थियों ने अप्रैल माह का राशन पहले ही खरीद लिया है उन्हें अगले माह से मुफ्त राशन दिया जाएगा। ऐसी जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल टाकसाले द्वारा दी गई है। इस समय कोविड महामारी के चलते समूचे देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत महसूस की जा रही है और लिहाजा ऑक्सीजन निर्मित के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कदम आगे बढ़ाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा वैद्यकीय ऑक्सीजन निर्मित हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत आरटीई स्कूल प्रवेश के लिए चलाई जा रही प्रक्रिया को संचारबंदी के चलते टाल दिया गया है और प्रवेश के संदर्भ में संचारबंदी समाप्ति के बाद आरटीई के पोर्टल पर सूचना दी जाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग द्वारा आह्वान किया गया है कि अभिभावकों द्वारा पड़ताल समिति के पास अनावश्यक भीड़भाड़ न की जाए। जेतवन डेबूजी नगर में घुमंतु समुदाय के करीब 10 घर हैं और वे रोजाना गावरानी शराब तैयार करते हुए उसकी अवैध तरीके से बिक्री करते हैं। विगत सप्ताह अप्रैल को परिसर में रहने वाले लोगों ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो घुमंतु समुदाय के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई और परिसर वासियों पर लाठियों से हमला किया गया, जिससे परिसर में दहशत व्याप्त है। इस आशय की जानकारी देते हुए बहुजन समाज पार्टी की ओर से अवैध शराब व्यवसाय को बंद कराए जाने की मांग की गई है। हाईटेक संगठन द्वारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि कोविड महामारी से मृत आशा सेविका वंदना मोहन फुलेकर के परिजनों को सरकार द्वारा घोषित बीमा रकम प्रदान की जाए। छत्रपति संगठन के कपिल पड़घान ने सरकारी निधि का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर जिलाधीश को एक निवेदन सौंपा है। कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के दिशा निर्देश पर पुलिस उपायुक्त शशिकांत सातव के मार्गदर्शन में मंगलवार को नागपुरी गेट तथा खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र में रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च के तहत दोनों पुलिस थानों के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित क्यूआरटी पथक, आरसीबी पथक व यातायात महकमे के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया एवं विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। यहाँ के गोयनका नगर में एक महिला अपने मायके में 4 माह पहले रहने आई थी। इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसे अपने 9 साल पुराने प्रेम संबंध का हवाला देते हुए नजदीकियां बढ़ानी शुरू की और लगातार 3 माह तक इस शादीशुदा महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर उसका यौन शोषण किया। पीड़िता की शिकायत पर दत्तापुर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। शेगांव में एक 47 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर उसका शव नागझरी रेलवे स्टेशन के पास रेल मार्ग पर फेंके जाने का मामला रविवार को सामने आया। शेगांव पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतक की शिनाख्त रामधन दांदले के तौर पर हुई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अमरावती चांदू रेलवे मार्ग पर चिरोड़ी के पास एक तेज रफ्तार ऑटो सड़क के किनारे पलटी खा गया और इस हादसे में ऑटो में सवार सभी 6 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद सभी घायल चांदू रेलवे तहसील के अंदोरी गाँव के निवासी बताए गए हैं। हादसे के बाद ऑटो चालक घटना स्थल से फरार हो गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।